कैंसर एक ऐसा मर्ज जो आहिस्ता आहिस्ता वबा की शक्ल इख्तियार करने लगा है। हालांकि कोई नंबर्स इतने अलार्मिंग नहीं लगते आपको जब आप जम्मू कश्मीर के कैंसर इंस्टीट्यूट के नंबर्स को देखते हैं, लेकिन मामला इस बीमारी का ये है कि जो इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है उसको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बड़ा हौसला और बड़ी हिम्मत चाहिए ज़िंदगी को लंबा चलाने के लिए। और क्या कुछ इनोवेशंस हो गई हैं, क्या तब्दीलियाँ आ गई हैं। और अब जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर में कामयाबी के साथ काम कर रहा है, तो क्या कैंसर पेशेंटों को इस इंस्टीट्यूट से कोई तवक्का रखनी चाहिए कि कैंसर के मामले में यहाँ उनको बेहतरीन इलाज मिलेगा। मेरे साथ हैं डॉक्टर शबाब अंगुराना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, और उसके अलावा डीन भी हैं ये। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, बहुत बड़ी तादाद में वो पेशेंट्स जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, कैंसर जो ही हो जाता है आपको लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट आपका यहाँ विजयपुर एम्स में है, क्या उम्मीद लगाएं लोग आपसे? क्या वाकई कैंसर होने के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या कोई उम्मीद है? देखिए जुनेद जी, ऐसे नहीं है कि कैंसर हो गया तो इट्स अ डेथ सेंटेंस जैसे हम बोलते हैं एंड मैक्सिमम लोग सोचते हैं। सो कैंसर अगर डायग्नोज अर्ली स्टेज में होता है तो इट्स अ क्योरेबल डिजीज। अगर स्टेज 1 स्टेज 2 की कैंसर की बात करो आप, मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स पे द कैंसर इज क्योरेबल टू द ट्यून ऑफ 80 to 90%। लेकिन स्टेज 1 स्टेज 2 मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर साइट्स पे, ठीक है। अगर आप स्टेज 3 की बात करते हैं, स्टिल देयर इज 50% to 60% ऑफ द पेशेंट जो क्योर हो सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर स्टेज 4। ठीक। बट एक टाइम था, अगर आप आज से 10 साल पहले जाते हो, स्टेज 4 कैंसर जब पेशेंट आते थे हमारे पास में, वी यूज्ड टू से कि 3 months 6 months, मे बी 1 year मुश्किल से। पर आजकल जो इनोवेशंस हुई हैं रेडिएशन में, कीमोथेरेपीज में, टारगेटेड थेरेपीज में, इम्यूनोथेरेपीज जो नया ट्रीटमेंट है, अब स्टेज 4 के पेशेंट भी ऑलमोस्ट लाइक 20-25% हैं जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स हैं। लॉन्ग टर्म कितना डॉक्टर साहब? लॉन्ग टर्म मीन्स जो पेशेंट 5 years तक सर्वाइव कर गया, we call them that they will not get cancer again। ठीक। उनका डिजीज वापस नहीं आएगा और हम उनको बोलते हैं कि they are cured of the disease। So stage 4 में भी because of innovations, medicines में, radiation में, even surgical techniques में, there is almost chances कि 25% of the patients जो हैं long term curability की तरफ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, कैंसर को लेकर तो आमतौर पर ये बताया जाता है कि मैक्सिमम लोग जो रिपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल, लगभग 40% के करीब वो रिपोर्ट करते हैं स्टेज 4 पर, ना स्टेज 1, ना स्टेज 2, ना स्टेज 3। यानी अगर कोई सिम्टम्स भी आ रहे हैं आप उनको इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि ठीक है जी, हल्की फुल्की दवाई किसी केमिस्ट से ले ली और आप आगे बढ़ते गए, और स्टेज 4 पर आप रिपोर्ट करें। आप एज ऑन्कोलॉजिस्ट क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? लोग किस स्टेज पे आपके पास आ रहे हैं? तो जुनेद जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, दे आइदर कम इन स्टेज 3 और स्टेज 4। लाइक 70 to 80% पेशेंट्स प्रीडोमिनेटली स्टेज 3 स्टेज 4 में होते हैं। इवन जो हम एम्स में बैठ के ओपीडीज करते हैं, क्लिनिक्स में बैठते हैं, वी सी मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट लाइक दिस। देयर नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर दैट, नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट। एक रीजन है कि पेरीफेरी हमारे रूरल एरियाज में हैं, मे बी वहाँ पे जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं हैं, मे बी जो क्लिनिशियंस या डॉक्टर्स वहाँ बैठते हैं, दे आर नॉट ट्रेन टू लुक आफ्टर कि हाँ ये कैंसर का डायग्नोसिस, का कैंसर हो सकता है, कैंसर का डायग्नोसिस बन सकता है। द थर्ड थिंग इज दैन पेशेंट अपनी तरफ से भी कुछ लापरवाही करता है। एंड द फोर्थ थिंग इज जब हमारे पास पेशेंट यहाँ पहुँचता है, उसके इवेल्युएशन करने के लिए जो टाइम लगता है हमें टेस्टिंग करने के लिए, so that itself leads to कि पेशेंट मेजॉरिटी जो है हमारे पास स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं। डॉक्टर साहब, ये स्टेज 3 स्टेज 4 की बात आपने बताई, मुझे ये पता चला है कि आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में विजयपुर में आपके पास कोई एक टेस्ट है जिस टेस्ट के लिए पहले आपको सैंपल यूएसए भेजना पड़ता था या प्राइवेट लैब्स में भेजना पड़ता था, और काफ़ी महंगा टेस्ट था वो, लेकिन अब वो टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है और इतना महंगा भी नहीं है। और दूसरा ये कि उससे आपको पता चलता है कि कौन से ऐसे किस जगह पर कैंसर है और आप स्पेसिफिकली उसी जगह को फिर टारगेट करते हैं। क्योंकि आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद द मेडिकल लैंग्वेज, तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को ये बताएंगे ये क्या है और इसका क्या फ़ायदा कैंसर पेशेंट्स को हो सकता है, सो दैट दे कुड गेट टू नो इट। सो वी हैव अ स्पेशल लैब, जेनेटिक लैब। उस लैब के जो टेस्ट हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। या ये किस स्टेज वाले पेशेंट के लिए है? सभी स्टेजेस के लिए? सो इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी स्टेज, बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो होते हैं एडवांस स्टेज डिजीज, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। ठीक।
अब इसका बेसिक रैशनल क्या है कि आज की डेट में हमें पता है या हम पता करना चाहते हैं कि अगर कैंसर कोई ग्रो कर रहा है किसी पेशेंट में, तो क्या उसके जेनेटिक पाथवे हैं जिसमें जो म्यूटेशंस हो रही हैं, क्या हम उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं अच्छा। कि ये कैंसर किस वजह से ग्रो कर रहा है। ठीक। उन जीन्स म्यूटेशंस को पकड़ने के लिए ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का टेस्टिंग होता है। ठीक। एंड उससे क्या होता है कि दैट पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है दैट गेट्स टेलर्ड। अच्छा। टेलर्ड मीन्स कि अगर सपोज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हमारे पास में है, देयर आर 4 डिफरेंट ब्रेस्ट कैंसर्स, ठीक। डिफरेंट टाइप्स हैं उनको। उन चारों पेशेंट का सेम ट्रीटमेंट नहीं होगा आज की डेट में। अच्छा। अगर आप 10 साल पहले जाते हैं तो सेम ट्रीटमेंट होता था सभी पेशेंट का, बिकॉज देयर वाज नॉट मच एडवांसमेंट। ठीक। एनजीएस से क्या होता है कि हम लोग मॉलिक्यूलरली डिफाइन कर सकते हैं कि इन 4 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक। क्या जीन्स है जिनका म्यूटेशन है जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट कैंसर ग्रो कर रहा है। अच्छा। एंड उनके लिए स्पेसिफिकली नाउ वी हैव ड्रग्स आल्सो, जिसको हम टारगेटेड थेरेपी ड्रग्स बोलते हैं। सो वो पेशेंट को हम यूज करते हैं। सो एवरी पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर का जो है, वी हैव अ टेलर्ड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एज पर द पेशेंट्स जेनेटिक म्यूटेशंस। पर आप तो ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो कैंसर इंस्टीट्यूट के ही डाटा हमारे पास, उसमें सर्विक्स कैंसर भी है, ईसोफेगस का कैंसर है और कई तरह के कैंसर्स हैं। क्या ये सभी तरह के कैंसर्स में ये जीनोम की जो लैब आपकी है फायदेमंद है? राइट फ्रॉम हेड से लेके टो तक मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स जो पेशेंट को लोकली एडवांस्ड होते हैं स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में, उनके लिए एनजीएस हम लोग यूज करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जीन म्यूटेशन के लिए एंड फाइंडिंग आउट की स्पेसिफिक कौन से टारगेट्स हैं जिसकी वजह से ये जो कैंसर्स हैं एग्रेसिव हैं, एडवांस्ड हैं, बेसिक ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, एंड व्हाट बेस्ट वी कैन डू फॉर दिस पेशेंट सो दैट उनकी लॉन्ग टर्म लॉन्जेविटी लाइफ भी हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन रहे, एंड हम एक चांस लें कि हम पेशेंट को क्योर भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या नॉर्मली मतलब जब किसी को कैंसर हो जाता है तो कुछ चीज़ें तो मतलब कुछ एक चीज़ें हैं जो आप देखना शुरू करते हैं, कुछ चेंजेस उसकी बॉडी में, उसकी फिजिक में, उसके सर के बालों में, दैट इज मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल एक आम आदमी की तरह, वो तमाम तब्दीलियां आपको नजर आना शुरू होती हैं। तो ये जो आप जब आपको पता चल जाता है कि किन जीन्स को हमने स्पेसिफिकली टारगेट करना है, क्या उसमें भी ये सारी चेंजेस आएंगी ही आएंगी या ये चेंजेस नहीं आएंगी? जैसे आप एक जगह को टारगेट कर रहे हैं तो बाकी ऑर्गन्स को भी उसमें नुकसान पहुंचता है, तो अब क्या ऐसा है या कुछ अलग है इससे? सो अगर हम रेडिएशन की बात करते हैं तो जो स्पेसिफिक एरिया ट्यूमर का कैंसर का हम ट्रीट करते हैं, वी मेक इट श्योर कि डोज जो रेडिएशन की जिससे वो क्योर हो सकता है वो कैंसर तक पहुंचे, लेकिन उसके सराउंडिंग में जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे सपोज ब्रेन ट्यूमर्स की बात करते हैं तो हमारी ब्रेन स्टेम वहाँ पे है, ठीक है, हमारे आईज हैं, हमारे ऑप्टिक नर्व्स हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं, ऑप्टिक काइज़म जिसकी वजह से अगेन हमें विजन आता है, तो वी मेक इट श्योर कि वो डोज जो हाई डोज एरियाज है उनसे बाहर रहें, उनका नुकसान नहीं हो, लेकिन ब्रेन कैंसर को सेम टाइम पे पूरी डोज मिले, रेडिकल डोज, जिससे हम उसको क्योर कर सकते हैं। एक थी। द सेकंड थिंग इज टारगेटेड थेरेपी, जो बोल रहे कीमोथेरेपी हम पहले यूज करते थे, उसके साइड इफेक्ट्स बड़े होते थे। सो जो टारगेटेड थेरेपी स्पेसिफिक हैं जीन म्यूटेशन के लिए, उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा। बट दे आर वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी लेस। ठीक। एंड दे आर वेरी प्रेडिक्टेबल आल्सो। ठीक। बट दे आर मच मच सेफर देन एज कम्पेयर टू जो हमारी कन्वेंशनल कीमोथेरेपी के ड्रग्स पहले बनते थे, उससे काफ़ी सेफ हैं, एंड दैट टॉक्सिसिटी प्रोफाइल इज लिटिल डिफरेंट, बट इट इज सेफर देन जो हम पहले ट्रीटमेंट पेशेंट का करते थे। डॉक्टर साहब सबसे अहम सवाल बिल्कुल आखिर में आपसे पूछूंगा जी, कैसे आप पता करें कि कुछ तो परेशानी है और ये परेशानी जो है कैंसरस है? क्या सिम्टम्स हैं जिनका ध्यान आपने रखना है कि अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, आई शुड इमीडिएटली गो फॉर टेस्ट? क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त इर्द गिर्द में, बहुत सारे नाम ले सकता हूँ मैं, अभी पिछले दिनों अन्नू गुप्ता जी का देहांत हुआ, वो बहुत नेक आदमी थे, उनका देहांत हुआ, उनका भी अचानक पता चला। उसके अलावा मुश्ताक काक एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म मेकर थे, कोई पता नहीं चला, अचानक एक दिन खबर आई कि जी मौत हुई, फिर बाद में पता कि चला कि उनको भी कैंसर था। सो व्हाट आर द सिम्टम्स विच वी शुड लुक फॉर कि ये अगर होने लगा तो इमीडिएटली अपना टेस्ट करवाइए? सो आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, एंड आई थिंक जब आप कैंसर अवेयरनेस कैंप्स करते हैं या कैंसर अवेयरनेस टॉक्स देते हैं तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग बात करते हैं पेशेंट्स के साथ में, तो करते ही हैं, उनके अटेंडेंट्स तक करते हैं क्लिनिक्स में, पर जब हम पेरीफ्री में जाते हैं, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स करते हैं अवेयरनेस के, तो हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि कैंसर के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। सो जैसे वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस किसी को हो रहा है एंड इट इज परसिस्टेंट,
मोर देन 4 वीक्स हो गया है। ठीक। किसी को कॉफ हो रहा है जो नहीं ठीक हो रहा, इट इज मोर देन 4 to 6 वीक्स। आपको कॉफ के साथ में बलगम भी आ रही है, बलगम में ब्लड भी आ रहा है, ठीक है। देन अगर आपको मुंह में कोई अल्सर है, अगर आपको ब्रेस्ट हील नहीं हो रहा, ब्रेस्ट में कोई लंप है, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर आता है जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता एंड इट इज परसिस्टेंट फॉर हाउ लॉन्ग? So I'll come to that also. जो अभी मैं symptoms बता रहा हूँ, then I will tell कि symptoms को how you decipher कि ये कैंसर की वजह से हो सकता है या नहीं हो सकता है। So motions में अगर आपको आपके altered bowels हैं, आपको कभी constipation हो रही, कभी आपको डायरिया हो रहा है, कभी constipation हो रही, कभी डायरिया हो रहा है, alternate हो रहा है आपको, या आपको black color के stools आ रहे हैं, या आपको blood आ रहा है, fresh blood आ रहा है large amounts में stools में, या आपको vomiting होती है, vomiting में आपको fresh blood आता है, या कॉफी कलर्ड ब्लड आता है आपको। ठीक। सो दीज आर सिम्टम्स जो कैंसर के हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि आपको फीवर है, आपको कॉफ है, आपको बलगम आ रही है, उसमें ब्लड आ रहा है, सो ये ट्यूबरक्लोसिस में भी हो सकता है, किसी और इन्फेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। सो हाउ टू मेक इट श्योर कि ये कैंसर नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस यही है। सो हम यूजुअली डिक्टम क्या लेते हैं कि आपके कोई भी सिम्टम्स जो हैं, अगर वो 4 to 6 वीक से ज्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, उसके साथ में इफ योर फिजिशियन और सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट और एनी फर्स्ट ट्रीटिंग डॉक्टर उसका डायग्नोसिस नहीं बना पा रहा है, देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि यस इट कैन बी अ चांस कि कैंसर हो सकता है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए क्या है, अब लंग कैंसर होगा तो उसमें लंग की जितनी इन्फेक्शन होंगे, ट्यूबरक्लोसिस होगा, उसके सेम सिम्टम्स होंगे, लंग कैंसर के भी सेम सिम्टम्स आएंगे। बिल्कुल। अगर आपको मुंह में अल्सर्स होते हैं, यूजुअली जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाते हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं, सिमिलरली अगर आपको ओरल कैंसर होता है उसका भी सेम अल्सर दिखेगा, थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी, आपको डायबिटीज है तो भी आपका वेट घटता है, आपको डायबिटीज है, आपको उसकी ट्यूबरक्लोसिस है, वेट लॉस होगा, बिल्कुल। आपको ब्लड स्टूल्स में आ रहा है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ पाइल्स आल्सो, हम बोलते हैं, है ना। सो एनीथिंग व्हिच इज मोर देन 4 to 6 वीक्स एंड जिसका डायग्नोसिस नहीं बनता, देन योर प्राइमरी फिजिशियन और सर्जन हैज टू बी वेरी हाई ऑन कार्ड सस्पिशियस कि यस इट कैन बी अ मैलिग्नेंसी व्हिच इज अंडरलाइन। और क्या डॉक्टर साहब ये भी हो सकता है कि आपको जख्म लग गया कहीं पर और ये जख्म आपका भर नहीं रहा काफी दिनों से, हाउ लॉन्ग इट शुड बी? सो उसमें क्या है, जैसे आपको बाकी रूल आउट करने फैक्टर्स, डायबिटीज तो नहीं है, कोई और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, किस वजह से हील नहीं हो रहा, बट वो भी अगर 6 वीक्स तक आपका परसिस्ट करता है, हील नहीं होता एंड अंडरलाइन कॉज नहीं आपको पता चलता कि वो हील क्यों नहीं होता, योर डॉक्टर हैज टू स्टार्ट सस्पेक्टिंग कि कैंसर हो सकता है, बिकॉज वी से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड अर्ली डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग, देखिए अब कैंसर्स की स्क्रीनिंग की बात करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं? वी वांट टू डायग्नोज कैंसर स्क्रीनिंग से इन स्टेज 1, बिकॉज हमें पता है कि स्टेज 1 में कैंसर डायग्नोज हो गया, देयर इज 90% to 95% चांसेस को क्योरेबल हो जाएगा। मिनिमम ट्रीटमेंट के साथ में, मिनिमम फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी के साथ में, मिनिमम कॉम्प्लिकेशन के साथ में, यू हैव अ पेशेंट हु इज एज गुड एज कि उसको कैंसर नहीं था। सो आपके माध्यम से ये दर्शक जो हमारी देखेंगे इसको, उनको ये है कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, उसका एक बेसलाइन बेसिक डायग्नोसिस बनना चाहिए। अगर आपका डायग्नोसिस बन जाता है कि इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, उसका ट्रीटमेंट 3 महीने का भी हो सकता है। अब जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, हम 6 मंथ्स में ट्रीटमेंट देते हैं, 9 मंथ्स भी देते हैं, 12 मंथ्स भी देते हैं, बट यू नो ट्यूबरक्लोसिस है, सो इट्स ओके। आपको एस्थमा है, लाइफ लॉन्ग रहेगा, आपको बार बार बीच में एक्सैजरबेशंस होंगी, आपने ट्रीटमेंट लेना है, आपको लेना पड़ेगा, बिल्कुल, देन इट इज नॉट अ इशू। बट एनीथिंग व्हिच इज अनडायग्नोज्ड सिम्टम्स एंड दे आर परसिस्टेंट फॉर मोर देन 4 to 6 वीक्स, you have to start suspecting and put high on cards yes it can be cancer, and your doctors have to be keeping the fingers crossed and seeking a diagnosis of कि रूल आउट करने के लिए कि कैंसर है कि नहीं है पेशेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर अंगुराना, और आपने इनसे सुन लिया कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं, टू बी ऑन द सेफर साइड, फिजिशियन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सब चीज़ें रूल आउट करवाइए, बिकॉज दिस इज हाउ, इस तरीके से आपको पता चल सकता है कि आप स्वस्थ हैं या कोई परेशानी आपके साथ है। और दूसरा ये कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर में वो सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं जो सारी सुविधाएं एक कैंसर पेशेंट को चाहिए। So Junaid, I just want to tell the whole oncology department is functional. We have state of art radiation treatment, my best Lineik hai, which can do high precision radiation treatment. It is here. It is here with us. And it is cost effective, सस्ता। We just take 750 rupees for which patients जो हैं
कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके दे पे राइट फ्रॉम 4 लाख to 6.5 lakh rupees. You are taking? We are taking 750 rupees just for that, with same precision, same accuracy, and same, high quality treatment. Right. Then we have a brachytherapy with us, जो internal radiation होता है, it is again a state of art machine with us. And brachytherapy के साथ में हमारे पास में modular operation theater है, which is inbuilt with the brachytherapy, which is seen in very less, cancer centers. And the third thing is हमारे पास अपना CT scan है, we call it a CT simulator, and it is 4D. 4D means like उसमें respiratory gating भी होती है, तो हम रेस्पिरेशन को गेट करते हुए, रेस्पिरेशन को मॉनिटर करते हुए पेशेंट का कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. इट इज़ वेरी हेल्पफुल जब हम लंग कैंसर पेशेंट को ट्रीट करते हैं और लिवर कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करते हैं. तो इससे ज़्यादा और क्या बताएं? यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विजयपुर को लेकर किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, वहाँ चल क्या रहा है? तो आपने देख लिया कि यहाँ क्या चल रहा है. इतना बेहतरीन अस्पताल अगर जम्मू कश्मीर में है, आपके बगल में है, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये कि आप पूरे देश में फिर रहे हैं और आपके बगल में जो अस्पताल है जहां पर इतनी कॉस्ट इफेक्टिव तमाम सर्जरीज आपको मिल रही हैं, आप क्यों मारे उधर इधर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, सिफारिशें कराते हैं, 10 लोगों से टेलीफोन कराते हैं, बगल में अस्पताल है. पहले तो अल्लाह भगवान वाहिगुरु करे किसी को बीमारी हो ना, लेकिन अगर आप बीमार हैं, आपको इलाज की ज़रूरत है, एम्स विजयपुर का कैंसर इंस्टीट्यूट और डॉक्टर शबाब अंगुराना यहाँ मौजूद हैं. आप आ सकते हैं और ख़ुद देख सकते हैं कि क्या स्टेट ऑफ आर्ट यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो आपको इलाज भी प्रोवाइड करेंगे और साथ में सलाह और नसीहत भी देंगे.